खराब मौसम अब धीरे धीरे सही होने लगता है। मौसम एकदम साफ हो चुका है और 13 अक्टूबर 1972 को ये विमान फिर से उड़ान भरता है चिली के लिए। समय था दोपहर का 2:18। लेकिन करीब 45 मिनट के बाद ही मौसम फिर से खराब और तेज हवाओं के साथ घने बादल में प्लेन का संतुलन एक बार फिर से लड़खड़ाता हुआ और पायलट्स प्लेन को सेव करने की कोशिश में लगे ही रहते हैं कि अचानक नमस्कार दोस्तों, आज मैं जिस कहानी के साथ आपके सामने आया हूँ, इस कहानी से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। जिंदगी को कैसे जिया जाए, मुश्किल हालातों में कैसे इसे जिया जाए, किस तरीके से मुश्किल हालातों से बाहर आया जाए, ये आज की स्टोरी, आज की कहानी हमें ये बताती है। इस सच्ची घटना का नाम है मिरेकल ऑफ एंडीज। 12 अक्टूबर 1972 को उरुग्वे की ओल्ड क्रिश्चियन क्लब की रग्बी टीम मैच खेलने के लिए सैंटियागो चिली के लिए रवाना होती। ओल्ड क्रिश्चियन क्लब ने मोंटेवीडियो उरुग्वे से अपनी रग्बी टीम को सैंटियागो चिली के लिए ले जाने के लिए उरुग्वे एयरफोर्स का एक चार्टर्ड प्लेन बुक किया। उरुग्वेयन एयरफोर्स फ्लाइट 571 या फिर फेयर चाइल्ड FS 227D। प्लेन में खिलाड़ियों के साथ साथ उनके फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स भी साथ हैं। उरुग्वे से कुछ 3 घंटे का सफर सैंटियागो जाने में। रास्ते में मिलती हैं साउथ अमेरिका की पहाड़ियां, सफेद बर्फ की चादर से ढकी हुई दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज, जो कि हिमालय की पहाड़ियों के बाद दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। अर्जेंटीना के मेंडोज शहर में ही उतरना पड़ता है प्लेन को, क्योंकि खराब मौसम और तेज हवाएं इसे आगे जाने की इजाजत नहीं दे रहा है। खराब मौसम अब धीरे धीरे सही होने लगता है। मौसम एकदम साफ हो चुका है और 13 अक्टूबर 1972 को ये विमान फिर से उड़ान भरता है चिली के लिए। समय था दोपहर का 2:18। मौसम अब साफ था उड़ान भरने के लिए, लेकिन करीब 45 मिनट के बाद ही मौसम फिर से खराब और तेज हवाओं के साथ घने बादल में प्लेन का संतुलन एक बार फिर से लड़खड़ाता हुआ और पायलट्स प्लेन को सेव करने की कोशिश में लगे ही रहते हैं कि अचानक लैंड कोलिजन का अलार्म बजने लगता है। पायलट्स रियलाइज करते हैं कि एक बड़ी पहाड़ी की चोटी प्लेन से टकरा सकती है। पायलट बुरी तरह से प्लेन को हाई एल्टीट्यूड की ओर ले जाते हैं, पर पहाड़ की चोटी इतनी नजदीक थी कि अब कुछ भी कर पाना संभव नहीं था। जहाज का पिछला हिस्सा पहाड़ी से टकराकर प्लेन से अलग हो जाता है। प्लेन का पिछला हिस्सा टूटकर हवा में दूर जा गिरता है। अब प्लेन पूरी तरह से पीछे से खुल चुका था। पीछे के हिस्से से सटी हुई 2 रो की सीटें भी हवा में उड़ जाती है और उन सीटों के साथ पैसेंजर भी उड़कर कहीं गायब हो जाते हैं। प्लेन चूंकि हवा में हाई एल्टीट्यूड पर था, करीब 38,000 फीट की ऊंचाई पर, लगा जैसे बला टल चुकी है, पर प्लेन फिर से नीचे की तरफ आने लगा है और एक बार फिर पहाड़ी से टकराता है। पर इस बार प्लेन का बायां हिस्सा टूटता है। कुछ और यात्री प्लेन से बाहर की तरफ हवा में उड़ जाते हैं। दाएं विंग के साथ अब बायां विंग भी टूट चुका होता है। प्लेन का बचा हिस्सा अब उड़ते हुए ग्लेशियर पर जा गिरा। तकरीबन 300 से 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से प्लेन अब बर्फ के ऊपर फिसलता हुआ जा रहा था। करीब 500 मीटर तक फिसलते हुए एक बार प्लेन किसी चट्टान से टकराता है और तेज धमाके के साथ प्लेन अब पूरी तरह से रुक जाता है। लेकिन अब प्लेन पूरी तरह से टूट भी गया था। प्लेन के फटने से पैसेंजर अब प्लेन के बाहर सीट के साथ बंधे पड़े थे और 2 पायलट भी मर चुके थे। यहाँ के सन्नाटे को इन पैसेंजर की चीखों ने खत्म कर दिया था। सभी की आंखों में मरने का भय, सुनसान बर्फ की सर्द हवाओं में दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसी हालत में सभी की चीख पुकार सिर्फ यही सुन पा रहे थे। मैं एंडीज की पहाड़ियों में तकरीबन 4000 मीटर की ऊंचाई पे कहीं किसी अनजान सी जगह पर थे। 45 लोगों में से 33 लोग अब भी जिंदा बचे थे। इन सभी को ये नहीं पता कि ये कहां पर हैं। सभी चोट और दर्द से बेहाल थे। क्या हुआ होगा इन सभी पैसेंजर्स के साथ? कितने जिंदा बचे हैं इस हादसे के बाद? ये जानने के लिए मिलते हैं मिरेकल ऑफ एंडीज पार्ट 2 में। इस समय एंडीज की पहाड़ियों में तकरीबन 4000 मीटर की ऊंचाई में कहीं किसी अनजान सी जगह पर थे। 45 लोगों में से अब सिर्फ 33 लोग अब भी जिंदा बचे थे। इन सभी को ये नहीं पता कि ये कहां पर हैं। सभी चोट और दर्द से बेहाल थे। इस क्रैश के बाद
गुस्तावो जर्विनो लगभग 20 साल और रॉबर्टो कनेसा दोनों ही मेडिकल स्टूडेंट थे और इन्होंने तुरंत सभी को संभालना शुरू कर दिया। इनकी जाबाजी और हिम्मत से सभी को हौसला मिला। इन दोनों ने सभी की मदद करना शुरू किया बचे हुए सर्वाइवर की। अगले कुछ ही घंटों में चिलियन एयर सर्च एंड रेस्क्यू सर्विस SAS को नोटिफिकेशन मिल जाती है। 3 से 4 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड करते हैं। कई घंटों की मशक्कत के बाद भी सर्वाइवर को ढूंढने में नाकाम रहते हैं। अंत में ये वापस लौट जाते हैं। प्लेन को ना ढूंढ पाने की सबसे बड़ी वजह प्लेन का रंग सफेद होना था, जो कि सफेद बर्फ के कारण पहचान पाना मुश्किल था। सर्वाइवर काफी हद तक भय से बाहर निकल रहे थे, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि सुबह होते होते उन्हें खोज लिया जाएगा। बस कुछ ही घंटों की रात बाकी थी, सुबह सब रेस्क्यू कर लिए जाएंगे। थोड़ी ही देर में कुछ और घायल लोग भी मौसम की हार्श कंडीशन को नहीं झेल पाते हैं और दम तोड़ देते हैं। प्लेन को शेल्टर के रूप में इन्होंने इस्तेमाल किया। बैग्स और मरे हुए लोगों की आड़ में बैग से प्लेन का खुला हिस्सा ढककर रात की बर्फीली तूफानी हवाओं से बचने का ये अच्छा तरीका था, जो कि इन्हें गर्म रख सकता था। 14 अक्टूबर 1972 की अगली सुबह अर्जेंटीना, चिली और उरुग्वे की संयुक्त टीम ने कई हवाई जहाज के साथ एक बड़ी सर्च शुरू की। क्रैश की जगह तो सही थी, पर जहाज को एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढने में अब भी बड़ी मुश्किल थी, क्योंकि बर्फीली हवाओं से जहाज के ऊपर बर्फ जमा हो जाने के कारण रेस्क्यू टीम को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सर्च हेलीकॉप्टर की नजर में आने के लिए सर्वाइवर्स ने सबसे पहले लिपस्टिक का इस्तेमाल किया। लिपस्टिक से उन्होंने प्लेन की छत पर SOS लिखना चाहा, लेकिन लिपस्टिक इतनी पर्याप्त नहीं थी कि SOS को लिखा जा सके। अब सर्वाइवर्स ने सूटकेस और बैग से जमीन पर एक क्रॉस बनाया, जिससे वो देखे जा सकें, पर इससे भी काम न बना। उस दिन इनके ऊपर 3-3 हवाई जहाज उड़ते हैं, लेकिन कई कोशिशों के बाद इन पर किसी की नजर नहीं पड़ती। अब भूख के साथ साथ प्यास भी सबको लग रही होती है, लेकिन पानी तो दूर दूर तक नहीं था। इस समस्या से निकलने के लिए एक पैसेंजर फिटोस्ट्रॉस ने जहाज से एक मेटल शीट को उखाड़कर उसे सोलर लाइट के रिफ्लेक्शन से हीट कराकर बर्फ के टुकड़ों को पिघलाकर पानी में बदलना शुरू किया। बर्फ में चलना इस समय सबसे ज्यादा चैलेंजिंग था। कुछ लोगों ने जहाज की सीटों को फाड़कर उसे जूतों की तरह इस्तेमाल किया, स्नो शूज की तरह। 16 अक्टूबर को सर्वाइवर में कोमा में गए फर्नांडो पराडो वापस अपने कॉन्शियस में आते हैं, क्योंकि प्लेन क्रैश में इनके स्कल में चोट आने से ये कोमा में चले जाते हैं। इनके साथ इनकी माँ और इनकी बहन भी इसी फ्लाइट में थे। माँ पहले ही क्रैश में मर चुकी थी और बहन भी बहुत ज्यादा जख्मी हालत में थी। इन्होंने काफी कोशिश की, मगर बहन को बचाया नहीं जा सका और क्रैश के 8वें दिन उन्होंने भी दम तोड़ दिया। इतने हाई एल्टीट्यूड पर -30 से लेकर 50 डिग्री की ठंड अभी तक इसमें से किसी ने भी नहीं झेला था। रेस्क्यू टीम भी 8 से 9 दिन में अपना सर्च ऑपरेशन बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास हो चुका था अब सर्वाइवर्स का मिलना नामुमकिन है। 142 आवर्स एंड 30 मिनट के सर्च ऑपरेशन के बाद अब रेस्क्यू टीम ने सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया, लेकिन सर्वाइवर्स ने हार नहीं मानी थी। जिंदगी जीने की जद्दोजहद में प्लेन में एक रेडियो ट्रांजिस्टर मिलता है। एक सर्वाइवर रग्बी प्लेयर रॉय हार्ले रेडियो को ऑन करने की कोशिश करते हैं एक एंटीना को बनाकर। रेडियो तो काम करने लगता है, लेकिन एक ही तरफ का कम्युनिकेशन हो सकता था। बाहर से इन्हें सिग्नल या मैसेज मिल जा रहा था, लेकिन बाहर कोई मैसेज भेजा नहीं जा सकता था। रेडियो से ही 11वें दिन इन्हें पता चलता है कि सर्च ऑपरेशन बंद किया जा चुका है। इन सब का दिल बैठा जा रहा था। सभी को अब सिर्फ मौत ही दिख रही थी, पर हिम्मत अभी बाकी थी। खाने के लिए जो भी इनके पास था, इन सभी ने उसे आपस में बांटकर खाना शुरू कर दिया था और 11वें दिन तक सभी के पास जो भी कुछ था खाने की सारी चीजें इस समय खत्म थी। इतनी ऊंचाई पर ना तो जानवर थे, ना ही कोई वनस्पति या फल जिसे खाया जा सके। 11 दिन के बाद ये सब खत्म हो चुके थे। अब खाने के लिए कोई सीट कवर तो कोई प्लेन के गत्तों को खाना शुरू कर रहा था, बट इससे उन्हें बीमारी और पेट दर्द का सामना करना पड़ा। जब कुछ भी नहीं बचा और समझ भी साथ नहीं दे रही थी,
तो अब ऐसा निर्णय हुआ कि जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, हिम्मत जवाब दे जाएगी। इन्होंने डिसाइड किया कि भूखे मरने से अच्छा है कि हम मरे हुए अपने परिवारीजन और दोस्तों की बॉडी का मांस खाना शुरू करें, जिससे हम सब बच सकें। जिंदगी जीने की और अपना जीवन बचाने की कवायद में इतना हिम्मत होना ही बहुत था। सबने आपसी सहमत से कहा कि जो भी पहले मरेगा, बचे हुए लोग उसका मांस खा सकते हैं। ये भयावह निर्णय था। ये आसान नहीं था, क्योंकि जो लोग भी मारे गए थे वो सब इनमें से किसी के फ्रेंड्स थे या रिलेटिव थे। 29 अक्टूबर तक ये सारे फूड सोर्सेज भी खत्म हो रहे थे। अब तक ये क्रैश का 16वां दिन था। रात का समय अचानक बर्फीले तूफान की वजह से बर्फ का बहुत सारा हिस्सा प्लेन के अंदर तक भर जाता है। 8 लोग इस बर्फीले तूफान में बर्फ में दब जाते हैं और ऑक्सीजन न ले पाने के कारण मर जाते हैं। अब सर्वाइवर की संख्या सिर्फ 19 बचती है। बेहद डरे और सहमे, दूर दूर तक बचने के कोई चांसेस नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई प्रकाश नहीं, बस अंधेरा और ठंड। सभी बर्फ में दबे हुए थे। पराडो ने स्टील रॉड से बर्फ के अंदर होल बनाया जिससे ऑक्सीजन मिल सके, और बर्फ को खोदकर बर्फ की सतह को हटाते हुए, सुरंग बनाते हुए सब बाहर आते हैं और देखते हैं कि बर्फीला तूफान अभी थमा नहीं है, और सभी फिर उसी बर्फ की सुरंग में वापस जाकर अपने को सुरक्षित रखना ही ज्यादा समझदारी समझते हैं। 3 दिनों के बाद तूफान के शांत होने पर ये सभी सरफेस पर आते हैं और सभी सहमत होते हैं कि एक बार फिर से कोशिश की जाए। मरना तो तय है, लेकिन एक कोशिश और जरूरी है। कनेसा, पराडो और विजिंगटन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सर्वाइवर थे, तो इन्होंने फिर से एक कोशिश जी जान लगा देने वाली की। सभी के हिस्से से मीट का हिस्सा थोड़ा थोड़ा निकालकर इन्हें ज्यादा बांध दिया गया, क्योंकि अब ये चल कर जाने वाले थे मदद के लिए। लोकेशन अभी भी अनजान थी, पर इन्हें याद आता है को पायलट ने आखिरी संदेश में कहा था कि इनका जहाज कोरिको शहर को क्रॉस किया था। सूरज की लोकेशन से पश्चिम दिशा में चलने का निर्णय इनका गलत साबित हुआ, क्योंकि पायलट को खुद भी नहीं पता था कि वो जिस लोकेशन में थे वो 89 किलोमीटर ईस्ट में थी, एंडीज पहाड़ियों में। क्रैश के 33 दिन बाद यानी 15 नवंबर को तीनों मदद के लिए चल पड़ते हैं। इसके साथ ही इन्हें मिलता है एयरक्राफ्ट का 2-वे रेडियो सिस्टम। इस रेडियो से इनकमिंग और आउटगोइंग मैसेजेस की सुविधा थी। इन्होंने सोचा क्यों न हम बैटरी का इस्तेमाल करके इस रेडियो के द्वारा हेल्प लें, और जल्द ही इन्हें तेल के हिस्से में ही इन्हें बैटरी मिल जाती है। ये इतनी भारी थी कि क्रैश प्लेन की मेन बॉडी तक नहीं कैरी किया जा सकता था। फिर इन्होंने डिसाइड किया कि इसे यहीं से चालू करते हैं। वापस आकर इन्होंने फिर से रॉय हार्ले से मदद लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की जानकारी रखते थे। ये प्लान भी नहीं कामयाब हुआ, क्योंकि एयरक्राफ्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम 115 वोल्ट एसी में काम करता था और इनकी बैटरी 24 वोल्ट डीसी में काम करती थी। इन्हें आपस में कनेक्ट करने का कोई जरिया नहीं था। इनके पास 11 दिसंबर क्रैश के 59 डेज के बाद एक बड़े भूस्खलन में 3 लोग और मारे जाते हैं। अब बचते हैं सिर्फ 16 लोग। अब वेस्ट की डायरेक्शन में पहाड़ियों पर चढ़ने के लिए इन्हें आराम की भी जरूरत थी, बट -40 डिग्री सेंटीग्रेड की ठंड में सोने में भी इनके पास किसी प्रकार की सुविधा नहीं थी सोने के लिए। सर्वाइवर में अब एक 18 साल का लड़का भी था, कार्लोस मिगवेल रोड्रिगेज। उसे सुई से कपड़े सिलने का आइडिया था, तो उसने एक आइडिया दिया कि क्यों न हम बचे हुए कपड़ों को मिलकर एक ऐसा बैग बनाएं जिसमें सभी एक साथ सो सकें। ये तीनों बहादुर पराडो, कनेसा और विजिंटिन फिर से निकल पड़ते हैं पहाड़ों की चढ़ाई। पराडो और कैनेसा ने दूर तक देखा कि 2 पहाड़ी की चोटी जिस पर बर्फ नहीं थी वो दिखाई दे रही थी। इन लोगों ने अब वहां तक पहुंचने का निर्णय लिया।
चलते चलते फाइनली एक वैली तक पहुंचते हैं जहां पर एक नदी बहती हुई दिखाई देती है। 9 दिनों तक चलते रहने के बाद 20 दिसंबर को इन्हें इंसानों और जानवरों की उपस्थिति दिखाई दे रही थी। भारी थकावट से अब ये चल भी नहीं पा रहे थे कि अचानक घोड़े पर 3 व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं। पराडो चिल्लाते हैं हेल्प के लिए, लेकिन उनकी आवाज नदी की आवाज के कारण उन तक नहीं पहुंच पाती है। चूंकि प्लेन क्रैश की न्यूज हर किसी को पता थी, उन तीनों ने पराडो और कनेसा को देखते ही सारी स्थितियों को समझ लिया था और टुमारो का इशारा कर कर वो चले जाते हैं। अगले दिन वो पेपर पेंसिल के साथ आते हैं और रस्सी और पत्थर के सहारे पराडो तक इस कागज को पहुंचाते हैं। पराडो को इतने दिनों बाद एक मीडियम मिलता है जिससे वे दुनिया को अपनी जिंदा रहने का मैसेज दे पाएं। पराडो स्पेनिश भाषा में लिखते हैं कि मैं उरुग्वाय से आया हूं। हम 10 दिन से पहाड़ों पर पैदल चल रहे हैं। मेरे 14 घायल दोस्त प्लेन की क्रैश साइट पर पड़े हैं। हमें बहुत जल्दी मदद चाहिए, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कैसे मिलेगी। हमारे पास खाना नहीं है, हम चल भी नहीं पा रहे हैं। हम कहां हैं? हमें बचा लो प्लीज। संदेश को दूसरी ओर रिसीव करने वाला चिली का किसान था सर्गियो कैटालन। संदेश को पाकर अपने साथियों से प्लेन क्रैश की न्यूज को याद करता है और वो शॉक्ड हो जाते हैं, ये सोचकर कि 2 महीने पहले क्रैश हुए प्लेन के अभी भी कुछ लोग जिंदा हैं। सर्गियो कैटालन अब घोड़े से एक दिशा निर्धारित करके घंटों चलने के बाद एक आर्मी पोस्ट पर पहुंचता है जहां क्रैश की सारी बातें बताता है। ये सूचना सैंटियागो आर्मी हेडक्वार्टर को दी जाती है। पराडो और कनेसा को ये किसान एक नजदीकी शहर में ले जाते हैं और कुछ रेस्ट के बाद ये बताते हैं कि कैसे 10 दिनों तक इन्होंने करीब 60 किलोमीटर की दूरी तय की थी। जल्दी ही ये खबर सभी जगह पहुंचनी शुरू हो जाती है। मीडिया कवरेज के साथ अब ये खबर अंतर्राष्ट्रीय हो चुकी थी। पराडो से कई आर्मी ऑफिसर के साथ कन्वर्सेशन होती है जिसमें घायलों की लोकेशन का पता चलता है। पराडो ने अपने साथ एक फ्लाइट चार्ट को भी लिया हुआ था जिससे क्रैश पॉइंट तक पहुंचने में कामयाबी मिलती है। 22 दिसंबर 1972 70 दिनों के बाद क्रैश साइट पर 2 हेलीकॉप्टर पहुंचते हैं बचे हुए सर्वाइवर्स के पास। सभी बचा लिए जाते हैं। ये मिसाल है दोस्तों सभी के लिए, अगर आप में जज्बा है कि हम मुश्किल दौर से निकलकर सभी के लिए बेहतर से बेहतर कर गुजरेंगे तो बुरे हालात भी आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी बनकर खड़े हो जाते हैं।